बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 नवंबर और दिन है बुध का। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी और ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि 27वीं तरमीम के अंदर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्हें ताहयात बरकरार रखने का जो फैसला है जी वो किया गया है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जी। इजलास आज सेनेट का होगा, कल कौमी असम्बली का होगा। आपको ये भी खबर मैं दूंगा कि आज और कल तरमीम पेश नहीं होगी, इन 2 इजलासों में तरमीम पेश नहीं होगी। उसके बाद जाके तरमीम कब पेश होगी ये आपको बताऊंगा जी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस वक्त ये खबर एक चलाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत राज़ी करने की कोशिश कर रही है और पीपल्स पार्टी तरमीम में जो लाने जा रहे हैं इनमें कुछ चीज़ों के ऊपर राज़ी नहीं है। तो ये सारी की सारी एक नूरा कुश्ती है जी। इसके पीछे मकसद क्या हासिल करना चाह रही है पीपल्स पार्टी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि कादी फाइज ईसा जो हैं 27वीं तरमीम के बाद उनका सुप्रीम कोर्ट में वापसी का जो रास्ता है जी वो भी खोल दिया जाएगा और क्या उनको वापस लाकर आईनी बेंच का सरबराह तो नहीं बनाया जाएगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में आपको चौथी इंपॉर्टेंट खबर ये दूंगा जी कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं जो उन्होंने इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान किया हुआ है, इस मार्च का डर और खौफ जो है वो उन्होंने बिठा दिया है और इसका इकरार भी कर लिया गया है और इस मार्च को नाकाम बनाने की, रोकने की अभी से जो कोशिशें हैं जी वो भी हो रही हैं टॉप लेवल के ऊपर। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक है जी। और ये खबर बेसिकली जी दी गई है मुनीब फारूक साहब के हवाले से सब जानते हैं, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं और असल में उन्हीं के वो पैगाम रसा या डाकिया उनको जो है वो कहा जाता है। उन्होंने ये कहा है जी कि 27वीं तरमीम में 243 वाली जो एक तरमीम है जो बिलावल ज़रदारी की जानिब से भी ट्वीट की गई है, इसके अंदर फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो भी शामिल किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर फील्ड मार्शल से रिलेटेड कोई लफ्ज़ नहीं है या कोई ओहदा जो है वो नहीं है। एक तो उसके अंदर ये भी शामिल किया जाएगा और फिर इसके अलावा जो फील्ड मार्शल है वो ताहयात रहेंगे। ओहदा शामिल किया जाएगा और फिर वो ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल ताहयात रहेंगे माफ़ कीजिएगा। अब पहले ये जो कहा जाता है कि फील्ड मार्शल ताहयात रहेंगे, इस पर यह ख्याल किया जाता था जी कि ये एक एजाज़ी ओहदा है और रिटायरमेंट के बाद भी आप फील्ड मार्शल ही रहते हैं और आपको मुराद वगैरह और सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है वो मिलती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपके पास इख्तियार नहीं होते या आप किसी ओहदे के ऊपर नहीं होते। तो अब ये जो ख़तरनाक एक बात की गई, फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो डाला जाएगा। अगर फील्ड मार्शल का ओहदा डाला जाता है और रिटायरमेंट के बाद भी फील्ड मार्शल कोई रहता है तो इसका मतलब है कि ओहदे के ऊपर ही है वो, फिर तो ताहयात जो है वो फिर रहेंगे। तो ये जी एक मुनीब फारूक साहब है जी, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग उनके इन चीज़ के हवाले से यही है। अब 27वीं तरमीम के मुसवदे के ऊपर आते हैं जी। अभी तक हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों के पास मुसवदा नहीं है, उन्हें बस चीदा चीज़ें बताई गई हैं जी कि ये चीज़ें इन मुसवदों में शामिल होंगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस मामले के ऊपर भी जो नूरा कुश्ती है वो खेल रही है और पीपल्स पार्टी ये तासुर दे रही है जी कि हमें तो मनाया जा रहा है। और 18वीं तरमीम के हवाले से, क्योंकि पहले खबरें इस तरह से फैलाई गई ना कि 18वीं तरमीम में भी जो तब्दीली है वो की जाएगी और पीपल्स पार्टी बिलावल ज़रदारी भी कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देंगे, नहीं तो हम जो है वो फिर मार्च वगैरह करेंगे। तो अब जी खबरें ये चलाई जा रही हैं जी कि पीपल्स पार्टी को राज़ी कर रही है मुस्लिम लीग नून और दोनों आपस में मिलकर बैठेंगे और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें निकाली जाएंगी। यानी कि अभी मुसवदा सामने नहीं आया लेकिन ये एक हो गया तासुर जी कि 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ किया जाएगा। अब आने वाला जो मंजरनामा है जी, कुछ दिनों में 1-2 दिन जो इजलास आ चुके, बुला तो लिया गया लेकिन उसमें तरमीम पेश नहीं की जा रही, ना ही कल के इजलास में पेश की जाएगी। तो 1-2 रोज़ ये खबरें चलेंगी जी कि पीपल्स पार्टी मान नहीं रही और नून लीग उनको मना रही है, हुकूमत उनको मना रही है। तो बिल आखिर पीपल्स पार्टी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो गई है और 18वीं तरमीम को कुछ नहीं किया जा रहा। और असल में मामला ये है जी कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ नूरा कुश्ती है आवाम को दिखाने के लिए और पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी एक मतलब है कि वो बरकरार रखने के लिए जी कि देखिए हमने तो ये बड़ा कारनामा जो है वो जमहूरियत की खातिर कर दी कि 18वीं तरमीम में भी तब्दीली करने जा रहे थे, वो हमने नहीं होने दी गई। खबर आपके साथ शेयर करता हूँ जी कि क्या होने जा रहा है और ये असल में इनकी जो है वो सारी की सारी आपस में नूरा कुश्ती है। 27वीं तरमीम
की पार्लियामेंट से मंजूरी का मामला, हुकूमत का आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए जल्दबाजी ना करने का फैसला। कल कल से शुरू होने वाले कौमी असम्बली इजलास में तरमीम पेश नहीं की जाएगी, और आज होने वाला जो सेनेट का इजलास है इसमें भी तरमीम पेश नहीं की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसवदा अभी सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया है। अच्छा, और किसी जमात के साथ नहीं। असल में मसला ये है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के ज़रिए ही तरमीम जो है वो 27वीं तरमीम करवानी है ना, तो अब असल में इनके पास मुसवदा है नहीं है, इनको नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है खबरों में ये चलाना जी कि ये तरमीम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी मान नहीं रही, और बिल आखिर पीपल्स पार्टी को मना लिया गया और कुछ चीज़ों को रोल बैक किया गया ताकि पीपल्स पार्टी अपना एक भरम जो है वो कायम रख सके। पीपल्स पार्टी की राय आने के बाद इसको फाइनल किया जाएगा जी। ये आज खबर चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कोई तजावीज़ दी तो इन्हें हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। हतमी मुसवदा पार्लिमान में पेश करने से कबल हुकूमत अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों को एतमाद मिलेगी। इत्तेहादी जमातों की कोई तजावीज़ हुई तो इन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। हुकूमत का इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राब्ते का फैसला। हुकूमत मुजवज़ा तरमीम पर तहरीक इंसाफ से भी ताउन मांगेगी, ताहम ताकि इत्तफाक़ी राय से तरमीम मंजूर हो। तहरीक इंसाफ के बाद JUI फेस से मुलाकातें होंगी। अपोजिशन के नाम मानने की सूरत में हुकूमत नंबर्स गेम को देखकर तरमीम मुतारफ़ कराएगी। तरमीम की मंजूरी पर इत्तफाक़ी राय के लिए सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों के दौरान राब्ते और मुलाकातें जारी रहेंगे। तो मैंने आपको शुरू में खबर दे दी जी, 2-3 रोज़ तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आप 2-3 रोज़ जो हैं उनमें आप ये खबरें देखेंगे, उधर से मुलाकात, उधर से मुलाकात, उधर से राब्ते, फलाने से राब्ते। पीपल्स पार्टी मान नहीं रही। अब पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था वो मंजूर हो गया, 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन असल में तरमीम तो कुछ और इसके अंदर लाई जा रही है, और जो मेन तरमीम लाई जा रही है वो फिर एट द एंड पास जो है वो करवा ली जाएगी। और इस वक्त नंबर गेम्स पूरे हैं सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, तो इसलिए अब वो नंबर गेम वाली कहानी नहीं होगी कि मौलाना को मनाएं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाएं। तो नंबर गेम जो है वो पूरी कर ली गई है, मखसूस नशिस्तें जो दी गई हैं। और फिर सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो गंडापुर साहब ने भी मेरे ख्याल से 2 नशिस्तें उधर दे दी हैं, तो उससे वो पूरी हो गई है। तो बहरहाल जी, ये इस वक्त नूरा कुश्ती है जो कि आपके साथ मैंने एक्सपोज करनी थी। काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं उनकी वापसी का क्या मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उनकी वापसी के लिए कैसे जो रास्ता है जी वो खुल रहा है। ये जी अच्छा, ये जो है ना काजी फैज़ ईसा के ऊपर आने से पहले मैं फ़ारूक हबीब अकरम साहब है जी, उनकी भी आपके साथ एक स्टेटमेंट शेयर करना चाहता हूँ जी। ये नूरा कुश्ती के ऊपर उन्होंने दिया। वो कहते हैं 18वीं तरमीम का तड़का इसलिए लगाया गया है कि पीपल्स पार्टी को एक रास्ता दिया जाए। रास्ता ये कि पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं बाकियों पे कर लो, ये स्क्रिप्ट है। पीपल्स पार्टी को ये रास्ता दिया गया है ताकि वो अपने लिए सियासी स्कोरिंग अखज़ कर सके। तो नूरा कुश्ती जो है इसको एक्सपोज जो हबीब अकरम साहब है उनकी जानिब से भी ये किया गया है। वापस आते हैं जी काजी फैज़ ईसा के मामले के ऊपर। तो मोहम्मद मालिक साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट है जी, ये खबर उनकी जानिब से दी गई और वो ये बड़ा दावा करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम 30 नवंबर से पहले होगी क्योंकि एक जस्टिस इस तारीख को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें अहम रोल देने की ख्वाहां हैं। अब 30 तारीख को जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब रिटायर हो रहे हैं, वो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं। अब अगर आईनी अदालत ही लहदा बना दी जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट केसेस उधर आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बस वो उनके पास वो फिर इख्तियारात का उनका वो मतलब नहीं होगा, वो एक तरह से सिविल कोर्ट ही हो गए या कचहरी ही हो गए, और अहम केसेस तो सारे उधर ही जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी सारा मीडिया वो चीज़ें इसीलिए लगी होती हैं कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट केसेस सारे सुने जाते हैं। अब सारे एक अलहदा से आईनी अदालत जब बना दी जाएगी, वहाँ पर सारे केसेस होंगे, तो फिर ज़्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी, वो आईनी बेंच के सरबराह की हो जाएगी। तो अब आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो रिटायर हो रहे हैं 30 को, तो उससे पहले पहले लाई जाएगी और एक रास्ता खोला जाएगा। रास्ता क्या खोला जाएगा ये भी अब आप सुनिएगा जी। जो मसवदा बन रहा है इसमें अभी एक फ़ैसला होना है कि जो आईनी अदालत बनेगी इसकी सरबराही हाजिर सर्विस जज करेगा या रिटायर्ड जज करेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और अगर रिटायर्ड जज करेगा तो फिर काजी फैज़ ईसा जो हैं जी उनकी भी बड़ी खिदमत है, उनका रास्ता भी खुल जाएगा जी। इसमें जो कानून आएगा इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी बतौर एडहाक जज लिया जाएगा। अगर आपको इसमें काजी फैज़ ईसा नज़र आए तो हैरान मत हो। तो काजी फैज़ ईसा का बाकायदा तौर पर नाम लेकर बात जो है वो मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से की गई है। हो सकता है आईनी बेंच का सरबराह उनको बना दिया जाए या और कोई ओहदा दे दिया जाए, खिदमत तो जाहिर सी बात है उनकी है ना। तो ये काजी फैज़ ईसा जो हैं जी उनकी वापसी से मुतल्लिक मामला था। आखिरी खबर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके
احتجاج سے متعلق آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے جی، ان کے مارچ سے متعلق کرنی ہے۔ ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 نومبر، 9 مئی اور 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی، سوال ہمیشہ یہی رہے گا، ہمیں سب یاد ہے، بس تم یاد رکھنا۔ تو 3 نومبر کو وہ جو آئین معطل کیا گیا تھا مشرف کی جانب سے، 9 مئی کو کیا ہوا اور 26 نومبر کو کیا ہوا یہ سب کو معلوم ہے۔ تو گولی کیوں چلائی، سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ سوال ہمیشہ یہی رہے گا، ہمیں سب یاد ہے، بس تم یاد رکھنا۔ تو ہارڈ لائن لی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مذمت جو انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا وہ اسی کے اوپر گامزن ہے، اور سہیل آفریدی جو ہے جو بات وہ بند کمروں میں کرتے ہیں وہی بات آ کر وہ باہر بھی کر دیتے ہیں۔ آگے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی سہیل آفریدی صاحب کے مارچ کے حوالے سے، تو یہ ڈرے ہوئے ہیں جی اس وقت سہیل آفریدی کے مارچ سے، اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے فواد چودھری اور دیگر کو بھی لانچ کیا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی تو آپ کو سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ تحریک نہیں چلاتے تو اگلے 60 یا 65 دنوں میں سہیل آفریدی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر آنا پڑے گا، اور شاید عمران خان قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے دیں۔ تو یہ اصل ڈر ہے جی کہ اس لیے ہمیں لانچ کیا گیا جی، مطلب ہے کہ یا ہم اس لیے آئے ہیں جی کہ تاکہ تحریک نہ آئے، اسلام آباد کی طرف مارچ نہ ہو، قومی اسمبلی سے استعفے نہ دے دیں۔ اگر ایسا ہو گیا، عدالتوں کا بائیکاٹ ہو گیا، مارچ ہو گیا، پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو کیسے جو ہے وہ پھر روکیں گے۔ پھر وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں جی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت طاقت کا بھرپور استعمال کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اب موجودہ پارٹی قیادت کی عمران خان کی رہائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، ان کی دلچسپی نہیں ہے تو جو کچھ آپ نے کیا وہ پھر کیا تھا؟ اب جب ہم نے مہم شروع کی تو ان کو اس کا حصہ بننا چاہیے، حالانکہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ کام پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ بھئی اسٹیبلشمنٹ کیسے مخالفت کر سکتی ہے؟ آپ کے والد سے یہ خیال ہے جی کہ اس سارے تحریک کے پیچھے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ملاقات کروائی شاہ محمود قریشی سے آپ کی کہ ان کو بھی راضی کریں اور مائنس عمران خان فارمولے کے اوپر کام کریں۔ یہ عمران خان کی رہائی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ لیگل کمیٹی جس کو سلمان اکرم راجہ ہیڈ کرتے ہیں وہ فیس کی مد میں 1.5 ارب روپے لے چکی ہے۔ رؤف حسن پارٹی سے 8 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے، اب ان کو لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ گنڈا پور یا پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ جو ہے بیرسٹر گوہر وغیرہ، ان کے حوالے سے ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے کہ وہ کمپرومائزڈ بھی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھی لیڈرشپ سامنے آئی ہے نا، خاص طور پر کے پی میں جو جوان لیڈرشپ ہے، وزیر اعلیٰ کے پی ہیں اور جو کابینہ بنی ہے، تو ان کے حوالے سے آپ اس قسم کی جو بات ہے وہ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ فواد چودھری صاحب، یاد رہے کہ فواد چودھری صاحب وہ ہیں جنہوں نے مشکل میں عمران خان صاحب کا جو ساتھ ہے جی وہ چھوڑا تھا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، دیکھیں جو آج جیلوں میں بھی ہیں، کچھ حکومت میں بھی ہیں، کچھ پارٹی میں بھی موجود ہیں، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، اور آپ نے عمران خان صاحب کا جو ساتھ تھا جی وہ اس وقت چھوڑ دیا۔ تو اب آپ مطلب ہے کہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے ان کو منانے کے لیے کہ یہ مان جائے وہ مان جائے، تو یہ مطلب ہے کہ بڑا عجیب سے ہی معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب وہ بہترین ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا لیتے، خود عمران خان صاحب پیچھے رہتے، آگے کوئی اور وزیر اعظم جو ہے وہ ہوتا، لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت ڈیل نہیں کی، تو اب کیا آپ ان کو ڈیل دے رہے ہیں جی کہ وہ مطلب ہے کہ بنی گالا ان کو اور بشرا بیبی صاحبہ کو شفٹ کر دیا جائے گا؟ تو عمران خان صاحب اپنے نظریے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ اب گیم جو ہے وہ اینڈ ہونے والی ہے، اور یہ جو رجیم ہے ان کا جو خاتمہ ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ عوام بھی ان سے تنگ آئی ہوئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جی، انٹرنیشنلی بھی جو ان کو سپورٹ ایک حاصل تھی اب وہ بھی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں جن پہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سپورٹ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو ان کے پاس ایک راستہ عمران خان صاحب سے بچنے کے لیے خیر اب یہی ہے جی کہ یہ تاحیات اگر اسی طرح سے اقتدار میں رہیں اور عمران خان صاحب جیل میں رہیں تو تب ان کی بچت ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب باہر آ گئے تو عمران خان صاحب نے ظاہر سی بات ہے احتساب و انصاف جو ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، بلکہ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے، بیسیکلی جو اے سی بیسمنٹ میں جو ایک بڑا ان کا وہ سیٹ اپ انسٹال تھا تو وہاں پر ریپیئرنگ کا کام جاری تھا، تو وہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جی گیس لیکیج کی وجہ سے۔ تو اس میں تقریباً جو 11 افراد ہیں جی وہ شدید زخمی ہیں، 9 جو ہیں وہ تو مطلب ہے کافی زیادہ زخمی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو سپریم کورٹ میں یہ بڑا دھماکہ جو وہ ہوا ہے جی،
عدالتوں کو بھی اندر سے جو نقصان ہے، کچھ عدالتوں کو خاص طور پر کمرہ عدالت نمبر جو 6 ہے وہاں پر سماعت چل رہی تھی، اور مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو چھت وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ ہوئی ہے. تو یہ ایک سپریم کورٹ پہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے. بہرحال جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد صحت یاب جو ہے وہ کرے. یہ آج کچھ عام ترین تفصیلات تھی. رائے کا ساتھ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.